मूवी के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक, जिसमें हमें बताया जाता है कि गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से पेलकर सी में चला गया था और तब से अभी तक गॉडजिला अंडरग्राउंड ही है। अब 5 साल बाद यानी इन दी प्रेजेंट टाइम हमें दिखाया जाता है कॉन्ग, और ये भाई साहब अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और मस्त नींद से उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, जो बेसिकली एक छोटी बच्ची है, प्लस सम ऑफ रीज़न इस मूवी में गूंगी एंड बहरी भी होती है। पर फिर तभी पता नहीं कॉन्ग को कौन सा दौरा फिर जाता है और वो एक लकड़ा उठाकर आसमान में दे मारता है, पर तभी एनर्जी बीम टूट जाती है और हमें पता चलता है कि कॉन्ग को तो एक जगह में बंद करके रखा गया था, और मुझे भी पता चलता है कि कॉन्ग को कोई दौरा नहीं फिरा था। और इस जगह के लोग भी सोच रहे होते कि अब तो ये कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा बड़ा और दमदार हो गया है, सो इसे किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं ये हैकर महोदय जो कि एपेक्स के लिए काम करते हैं, बट इस जेम्स बॉन्ड टाइप हैकर जो कि एसीपी प्रद्युम्न का सस्ता वर्जन है इन दिस मूवी, उसको हो जाता है शक और वो कर लेता है कंपनी के कंप्यूटर्स का डाटा हैक। फिर उसका शक निकलता है सही, परंतु तभी अलार्म बजना हो जाता है शुरू, क्योंकि गॉडजिला इन द हाउस। फिर हो जाता है राड़ा शुरू, क्योंकि गॉडजिला भाई साहब अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कर देते हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय। इसके बाद ये बन जाती है एक ब्रेकिंग न्यूज़ और सभी न्यूज़ चैनल पे चलती है सिर्फ एक ही बात, क्या गॉडजिला जो है किंग ऑफ द मॉन्स्टर उसने छोड़ दिया है हमारा साथ। तभी ये एपेक्स कंपनी वाले चचा आते हैं और बोलते हैं गॉडजिला कुछ भी नहीं, इसको तो मैं ही मारूंगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो चचा है ना, संभल जाओ चचा, नहीं तो मारे जाओगे एक दिन। और इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख रही होती है जिसकी की जान एक बार गॉडजिला ने बचाई होती है। तो फिर क्या, उस न्यूज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद उस लड़की को आ जाता है गुस्सा और वो जाती है अपने पापा के पास, परंतु उसके पापा जी उसे बड़े ही प्रेम भाव से समझाने के बाद उसे बोलते हैं पहली फुर्सत में निकल। बट पप्पा की परी भला कहाँ मानने को तैयार थी, सो वो करती है इस बात पे रिसर्च एंड उसे मिलती है उस सस्ते एसीपी कम हैकर की ऑडियो, जिसमें वो बोल रहा होता है कि तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लड़की इस बात को ठान लेती है कि यार इससे तो एक बार मिलना पड़ेगा रे बाबा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाते हैं वो एपेक्स वाले चच्चा जो आए होते हैं डॉक्टर नेथन से मिलने, क्योंकि डॉक्टर नेथन ने हॉलो अर्थ के बारे में लिखी होती है एक पूरी की पूरी बुक, प्लस उन्हें काफ़ी सारी बातें पता होती हैं हॉलो अर्थ के बारे में। और डॉक्टर नेथन बताते हैं कि हॉलो अर्थ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में थोड़ी अलग है, तो अपने चचा बोलते हैं कि उसका जुगाड़ हमने कर लिया है, ई देखो, ई है एंटी ग्रेविटी कार। इसके बाद डॉक्टर नेथन जाते हैं अपनी ओल्ड फीमेल डॉक्टर से मिलने जो कि लकीली कॉन्ग का ध्यान भी रखती है, और कॉन्ग ही था जो सही सलामत उन सबको हॉलो अर्थ ले जा सकता था। तो फिर क्या, डॉक्टर नेथन कैसे भी करके अपनी फ्रेंड को कन्विंस कर लेते हैं एंड फिर वी गो। फिर ये सभी कॉन्ग को शिप में ले चलते हैं एंटार्क्टिका की ओर, जहाँ पे हॉलो अर्थ जाने का रास्ता बनाया गया था, पर कॉन्ग को इन्होंने जंजीरों से बांधा हुआ था जिसकी वजह से वो एंग्री था। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है पप्पा की परी जो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस सस्ते एसीपी कम हैकर से मिलने जाती है, और जब वो मिलते हैं तो वो हैकर उन्हें बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या, ये दोनों भी उसकी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और बन जाते हैं सस्ते अभिजीत एंड सस्ती फीमेल दया। अरे वाह। तभी एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं ये छोटी बच्ची जिसको कि पता चल जाता है कि गॉडजिला आ रहा है मेरे भाई, और वो सभी को बोलती है कि तभी गॉडजिला इन द हाउस, और कॉन्ग की फटके 4 क्योंकि उसको तो जंजीरों से बांधा गया था। पर मुझे ये बताओ कि इन सालों को पता होने के बाद भी कि गॉडजिला पे मिसाइल्स एंड बॉम्ब एंड बुलेट्स का कोई असर ही नहीं होता है। दे दनादन मिसाइल्स बॉम्ब एंड बुलेट्स को वेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब दिमाग वगैरह कुछ है क्या तुम्हें। नाउ फाइनली पूरा शिप पलटाने के बाद ये लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं एंड फिर गॉडजिला एंड कॉन्ग की अंडर वाटर बैटल शुरू। जिसमें कि गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से पेल देता है क्योंकि कॉन्ग अंडर वाटर थोड़ा कमज़ोर है लड़ने में।
पर फिर जैसे तैसे करके कॉन्ग अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलता है, पर तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करके कॉन्ग समेत सभी लोगों के एल लगा देता है और कॉन्ग को हरा देता है। और अब फाइनल डॉक्टर नेथन बोलते हैं कि सब कुछ शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला को ऐसा लगे कि कॉन्ग समेत हम सब भी हार चुके हैं। चलो फाइनली किसी ने तो दिमाग का यूज़ किया यहाँ पर, और इनकी ये ट्रिक वाकई में काम कर जाती है। गॉडजिला वहाँ से चला जाता है, बट अगर ये लोग वापस से अपने इंजन्स को स्टार्ट करते हैं तो यार गॉडजिला फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसे में ये अपना दिमाग लगाते हैं और कॉन्ग को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू अंटार्कटिका ले चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है हमारी सस्ती सीआईडी की टीम जो आई होती है एपेक्स कंपनी में छानबीन करने, और उन्हें मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े सबूत, बड़े बड़े अंडे। पर तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट और हमारी सारी सीआईडी की टीम अंडों समेत हो जाती है हांगकांग में शिफ्ट, और तभी सीन भी हो जाता है शिफ्ट और हमें दिखाया जाता है कॉन्ग जो कि हॉलो अर्थ में जाने वाली सुरंग में जाने से इनकार कर रहा था। पर तभी उसकी वो छोटी नन्ही दोस्त उसे बताती है कि वहाँ पर आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो फिर क्या कॉन्ग तैयार हो जाता है और चल पड़ता है हॉलो अर्थ की ओर, और उसके साथ साथ बाकी सभी लोग भी चल पड़ते हैं हॉलो अर्थ की ओर। और हॉलो अर्थ में एंटर करते ही 2 वॉरबैट अटैक कर देते हैं उन सभी पर, बट अपना कॉन्ग उन सभी को वहीं पटक कर सॉरी मैं भावना में बह गया था, वहीं पर पटक कर मार देता है। फिर क्या कॉन्ग अपने सफ़र पे आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है अपनी सस्ती सीआईडी की टीम, जिनको कि फाइनली इस बात का पता चल जाता है कि एपेक्स कंपनी मेका गॉडजिला को बना रही है, गॉडजिला एंड बाकी सभी टाइटन्स को मारने के लिए। और इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है अपने एक बूढ़े चचा का एक चूचा दोस्त। सॉरी मैंने बस उसको चूचा ऐसे ही बोल दिया, बाकी ये इसका कोई नाम वाम नहीं है, ठीक है। और मेका गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पे एक मेगा स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है, और फिर मेका गॉडजिला जो उस स्कल क्रॉलर का हाल करता है ना, वो तो देखने लायक भी नहीं होता। देखो सेठ जी आपको मेरी कसम है, देखो बट मेका गॉडजिला को चालू रखने के लिए हमारे इन चचा को चाहिए होता है एक पावर सोर्स जो कि ओनली हॉलो अर्थ पे ही मिलेगा। और इसी कारण से तो हमारे जो ये चचा है इन्होंने डॉक्टर नेथन को पटाया था, मनाया था। परंतु अब जब मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है तो गॉडजिला को इस बात की सेंस हो जाती है, सो गॉडजिला भी पहुंच जाता है हांगकांग। अब हमें दिखाया जाता है हॉलो अर्थ जहां पे कॉन्ग एक पहाड़ पे पहुंच चुका है और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। प्लस कॉन्ग को वहां पे थॉर की कुल्हाड़ी अपने पूर्वजों की निशानी जो कि एक गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई कुल्हाड़ी होती है वो मिलती है, और कॉन्ग बाहुबली स्टाइल में वहाँ पे बैठ जाता है। तभी हमें दिखता है गॉडजिला जो कि चीज़ों को तोड़ता फोड़ता हुआ मेका गॉडजिला के पास जा रहा होता है। बट तभी जब कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज करने के लिए उस एनर्जी सोर्स पर रखता है, तभी गॉडजिला इस चीज़ को सेंस कर लेता है और अपनी पूरी एटॉमिक ब्रेथ को इकट्ठा करके एक ज़बरदस्त छेद करता है धरती में, जो कि सीधा खुलता है हॉलो अर्थ में ठीक वहाँ पर जहाँ पर कॉन्ग होता है। परंतु तभी एपेक्स कंपनी की एक लड़की उनके साथ करती है चीट और इस पावर सोर्स को स्कैन करके भेज देती है एपेक्स कंपनी वाले चचा के पास। और चचा ठहरे अपने निषुद्ध चंट आदमी, और वो कर देते हैं जल्दी से मेका गॉडजिला को एक्टिवेट। और अब वो एपेक्स कंपनी वाली लड़की देती है सबको ऑर्डर कि इन सभी को निपटा दो डॉक्टर नेथन समेत। बट कॉन्ग कर देता है उतने में उन सभी का ही काम तमाम एंड अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर चल देता है गॉडजिला से भिड़ने। और फिर क्या गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग राडा शुरू। पहला राउंड तो कॉन्ग जीत जाता है, बट फिर गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और फाइनली थोड़ी और फाइट के बाद गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर पैर रखता है और दहाड़ता है। फिर कॉन्ग भी दहाड़ना शुरू हो जाता है। क्यों नहीं करता है? तुम भी शाउट करो। बट फिर गॉडजिला को आती है कॉन्ग पे दया और वो वहां से चला जाता है। बट
अब जो मेका गॉडजिला है वो हो जाता है चचा और उनके दोस्त चिंग चैचू की कंट्रोल से बाहर। तो मेका गॉडजिला कर देता है सबसे पहले अपने चचा एंड चिंग चैचू का काम तमाम एंड फिर वो बढ़ता है गॉडजिला की तरफ और फिर गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला का राडा शुरू। और अपनी सस्ती सीआईडी की टीम लग जाती है मेका गॉडजिला के सिस्टम को हैक करने में। बट तभी हम देखते हैं कि जो मेका गॉडजिला है वो गॉडजिला पे बुरी तरह से भारी पड़ रहा होता है और उससे बुरी तरह से मार रहा होता है। प्लस कॉन्ग की हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो डाउन होती जा रही थी। तो कॉन्ग को बचाने के लिए डॉक्टर नेथन उस पर एंटी ग्रेविटी कार को ले जाकर कॉन्ग के सीने में ब्लास्ट कर देते हैं, कॉन्ग के सीने के ऊपर। ओके, और वो छोटी सी बच्ची कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, जाकर मेरे भाई उससे बचा। और फिर कॉन्ग भी मेका गॉडजिला को मारना शुरू कर देता है और गॉडजिला भी कॉन्ग की हेल्प करना शुरू कर देता है। और फिर क्या, मोर राडा शुरू। मेका गॉडजिला कॉन्ग को भी ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, पर तभी जो अपनी सस्ती सीआईडी की टीम के लीडर होते हैं एसीपी, जो कि रनवे भी होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनकी वाइफ मर गई होती है और सो सैड। और उसकी वाइफ ने उसे बोला भी होता है कि ये ले शराब और इस शराब को तब पीना जब दुनिया खत्म होने वाली होती है। तो वो जो अपने रनवे एसीपी होते हैं वो बस उस शराब को पीने ही वाले होते हैं कि तभी जो उनका एक मोटा दोस्त होता है वो उस शराब को सिस्टम पर फेंक देता है, जिसकी वजह से होता ये है, गैस व्हाट होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि इट्स वर्क एंड जो अपना मेका गॉडजिला है वो कुछ टाइम के लिए लैग कर देता है, जिसकी वजह से गॉडजिला इस टाइम का फायदा उठाकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ के थ्रू कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। और फिर क्या, कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मेका गॉडजिला का चीर हरण कर देता है। बट मुझे ये बताओ कि लास्ट में ये सिर उखाड़ कर दिखाना जरूरी होता है क्या? फिर गॉडजिला एंड कॉन्ग अपनी खानदानी दुश्मनी को भुलाकर बोलते हैं, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, नो मोर लड़ाई, बाय बाय। और बस फिर क्या होना क्या था, गॉडजिला चला जाता है समुद्र में, कॉन्ग चला जाता है हॉलो अर्थ में विद अपनी छोटी दोस्त एंड कुछ साथियों के साथ जो कि रिसर्च करने आते हैं। और बस हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म हो, फाइनली कहानी खत्म। बाकी ठीक ठाक ही थी, मुझे भी ठीक ठाक ही लगी, एक्शन सीन सब कुछ अच्छे थे। और मेरे ख्याल से इस मूवी का नाम होना चाहिए था बेकार की लड़ाई, तू मेरा भाई चल कर इसकी कुटाई। हाँ, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सूटेबल लगता। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इस मूवी का नाम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना एक बार। और बाकी यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को हो सकता है शेयर कर देना, क्योंकि यार इस बार मैंने कुछ न्यू बनाने का ट्राई किया, कुछ अलग, कुछ हटके। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए इस सीरीज़ में तो मुझे बताना, कोई और मूवीज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसके बारे में। और बाकी यार बहुत मेहनत लगी है, 10-9-8 पेजेस की स्क्रिप्ट थी पूरी लिखने को, फिर क्लिप्स की डाउनलोड, अरे फिर रिकॉर्डिंग एडिटिंग, बहुत स्यापा होता है यार, स्यापा होता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो यार इतनी मेहनत की है तो मेहनत का फल देना, थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा लालची तो मैं भी हूँ तो सब्सक्राइब कर देना। और इसमें अच्छी व्यूज़ आती हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। और बेसिकली मैं +2 का छात्र हूँ तो यार मेरे एग्जाम भी पोस्टपोन ही हुए हैं, तुम्हारी तरह मेरे भी कैंसिल नहीं हुए हैं, तो यार मुझे भी पढ़ाई करनी है। नाउ बाय 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 बाय। कुछ मजदूर एक खान में काम कर रहे थे और एक डॉक्टर की निगरानी कर रहा था। एक आदमी डॉक्टर को बताता है कि मजदूरों ने काम के दौरान एक रेडिएशन महसूस किया। यह सुनकर सब उत्साहित हो जाते हैं, मशीनरी साजो सामान लेकर खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे खुदाई बढ़ती है ज़मीन धूल में बदलने लगती है। डॉक्टर अपनी टीम को लेकर अंदर के एक न्यूली फॉर्म्ड केव में चला जाता है। वे
अपना काम शुरू कर देते हैं और डॉक्टर अपनी टीम के साथ अंडरग्राउंड केव में जाता है। धूल गुफा के अंदर फैल जाती है लेकिन उनकी खुद डॉक्टर अपनी टीम को और गहराई में जाने के लिए कहता है ताकि वह और एक्सप्लोर कर सके, चीज़ें और देख सके। वहाँ एक जाइंट स्केलेटन उन्हें दिखता है। सिर्फ स्केलेटन नहीं बल्कि एक विशाल जानवर है जो वहाँ सो रहा था और वह एक रे ऑफ लाइट से जाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वह जानवर केव से बाहर आकर सी की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ जापान में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो किसी से कॉल पे कर रहा। लोकेशन से यहाँ तक भूकंप महसूस हो रहा है जहाँ वह जानवर प्रकट हुआ था। वहाँ उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। वह कहता है अगर ये जारी रहा तो मुझे इस न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ेगा। फिर उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और वह अपने सन के साथ निकलता है वहाँ से। वह अपनी वाइफ से कहता है आफ्टर शॉक्स बहुत खतरनाक हो रहे हैं, इसलिए वह कहता है तुम मेरे न्यूक्लियर प्लांट में मेरी टीम के साथ रहोगी जब तक यह सब ठीक नहीं हो जाता। फिर वही साइंटिस्ट लेबोरेटरी में दिखाया जाता है। वह आफ्टर शॉक की लोकेशन डिटेक्ट कर रहा होता है लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर वह आदेश देता है कि सभी मशीनरी बंद कर दो अभी की अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि रहे हैं और वे हमें नुकसान ना पहुंचा दे कहीं। फिर वहां पर एक और अर्थक्वेक आ जाता है। साइंटिस्ट की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है और दौड़ने लगती है। फिर अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और टॉक्सिक गैस पूरे कैबिनेट में फैल जाती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और टॉक्सिक गैस तेज़ी से फैलने लगती है। उसकी वाइफ उससे कहती है दरवाज़ा बंद कर दो इससे पहले कि यह और आगे फैल जाए। साइंटिस्ट को मजबूरी में दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। इसके बाद वह बेहद डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर ही रह जाती है। मरते समय उसकी वाइफ कहती है कि हमारे बेटे फोर्ट का ध्यान रखना। और फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वो लोकेशन होती है वो पूरे तरीके से रेडिएशन के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। फोर्ट यह सब अपने स्कूल से देख रहा होता है। 15 साल बाद अब फोर्ड एक सोल्जर बन चुका था। वह मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद घर लौटा था। अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी वाइफ को एक कॉल आता है कि फोर्ड के पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फोर्ड अपने पिता कि उसकी माँ की मौत उसके पिता की गलती थी। वह पुलिस कस्टडी से अपने पिता को छुड़ा कर लाता है और दोनों घर वापस आते हैं। तब उसके फादर उससे कहते हैं बेटे रेडिएशन की वजह से हुआ था और ये रेडिएशन आज भी फिर से महसूस किया जा रहा है। वह बताता है कि उसे अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वह उस जगह गया था जो पुलिस ने बैन कर दी है। वह कहता है मेरे दोस्त ने भी अजीब आवाज़ें सुनी है, इसका मतलब है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां टॉक्सिक गैस या रेडिएशन कुछ भी नहीं थी। इंटरेस्टिंग। पुलिस फिर से दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अब वहां डॉक्टर भी होता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, वही डॉक्टर। हाँ, फिर सभी साइंटिस्ट से पूछते हैं तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो। साइंटिस्ट अपनी बात बताने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ मौजूद एक विशाल चट्टान हिलने लगती है और उसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज निकलने लगता है और देखते ही देखते चट्टान स्प्लिट हो जाती है और उनमें से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आता है। मोंटो अपीयर हो जाता है। वह मॉन्स्टर भयानक दिखता है और वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज करने लगता है। फिर वह न्यूक्लियर प्लांट से खुद को आज़ाद कर लेता है और उड़ जाता है। अगले ही दिन एक कैप्टन आता है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर अपने साथ फोर्ड और साइंटिस्ट को भी ले जाता है लेकिन साइंटिस्ट इस घटना में पूरी तरह घायल हो चुका होता है। गॉडजिला नेम रिवील। फिर उसके हेड वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं यह कोई
साधारण क्रिएचर नहीं है। यह समुद्र की गहराई में तब तक सोया रहता है जब तक कि पृथ्वी की रेडिएशन कम नहीं हो जाती। हमारी कंपनी भी इसे खोजने के लिए बनाई गई थी। यह अब भी जिंदा है और इसका नाम है गॉडजिला। फिर दिखाया जाता है कि यह सब गॉडजिला की वजह से हुआ था, जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। अब वह जापान के न्यूक्लियर प्लांट में आ गया था क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए थी। गॉडजिला वर्सेस मियोटो बैटल। अब गॉडजिला और मियोटो के बीच ज़बरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। फिर मियोटो को पता लगता है कि एक और एग था जो अब हैच हो चुका था। एक और फीमेल मियोटो भी आ चुका था। मिलिट्री मियोटो को रोकने के लिए न्यूक्लियर बम लगाने की योजना बनाती है, लेकिन फोर्ट देखता है कि मेल मियोटो वहाँ पर न्यूक्लियर बम लेकर आ गया था। फिर दिखाया जाता है कि गॉडजिला दोनों मियोटो के खिलाफ अकेले लड़ रहा था। फिर फोर्ट की टीम फीमेल मियोटो के सारे एग डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे मियोटो भड़क जाता है और गॉडजिला को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। अब गॉडजिला और भी पावरफुल हो जाता है और अपनी पूरी एनर्जी से लड़ता है। मेल मियोटो को मारने के बाद वह फीमेल मियोटो के मुंह में रेडिएशन डालकर उसे भी ख़त्म कर देता है। एंडिंग। अगली सुबह लोग समझते हैं कि गॉडजिला डेड हो गया है, लेकिन वह उठता है, समुद्र की ओर बढ़ता है और शांति से चला जाता है। फोर्ट भी अपनी वाइफ और सन के साथ लौट जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। बात करते हैं मूवी गॉडजिला 2 की। गॉडजिला 1 की स्टोरी के बाद क्या हुआ, ये हमको इस मूवी में जानने को मिलेगा। गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर इस मूवी का नाम है और ये भी बताती है कि गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल कैसे मिला। तो आइए शुरू करते हैं। यह फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां से पार्ट 1 ख़त्म हुआ था, जब गॉडजिला ने 2 प्राणियों को मार दिया था। जी हाँ, मियोटोस को ख़त्म किया था। उस घटना के 5 साल बीत चुके थे। हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम होता है एमा। उसकी आता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, एक बॉम्ब फट जाता है। माँ और बेटी दोनों डर जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की ओर भागने लगती है। वे देखती है कि एक क्रिएचर, एक टाइटन इस दुनिया में आ चुका है। यानी वो अभी अभी जन्मा था। वह जैसे ही अपने चारों तरफ लोगों को देखता है, घबरा जाता है। वह उन पर हमला करने लगता है। एमा को शांत कर सकता था। असल में वह डिवाइस इस क्रिएचर के का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने नेचर के साथ छेड़छाड़ की। वह इस सभी क्रिएचर्स को वापस लाना चाहता था ताकि वह संतुलन को वापस से बना सके। वह उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी शाखा में ले जाता है जहां एमा के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक मीटिंग चल रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे वैज्ञानिक भी वहां पर थे। वे नेचर को बचाना चाहते थे। एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को वहां लाया गया है। यह सुनकर वह एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है। वह उस डिवाइस का इन्वेंटर था। जी हाँ, उसी डिवाइस का, जिससे इन टाइटन्स की एग्रेशन को कम किया जा सके। डॉक्टर उसे अपनी
मिशन है उसका कोई सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि गॉडजिला बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। सभी डर जाते हैं और फिर हमें गॉडजिला देखने को मिलता है। वह समुद्र में था और उनकी ओर बढ़ रहा था। वह वहाँ के शीशे तोड़ने लगता है। असल में महसूस होता था तो वो वहाँ पहुँच जाता था। अब वह अंटार्कटिका जा रहा था उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए। वे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं ताकि यह जान सके कि वह क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे क्या मिला। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत विशालकाय ड्रैगन है, 3 हेडेड ड्रैगन। उसके 3 सर थे। वह देखकर चौंक जाता है कि वह एलन के साथ है। वह यहाँ इस ड्रैगन को जागने के इरादे से आई थी। वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। जाते जाते वह उस ड्रैगन का ग्लास चैम्बर तोड़ देती है। अब वह एक्टिवेट हो चुका था और पूरी तरीके से बाहर आ चुका था। गॉडजिला इसी पल का इंतज़ार कर दोनों ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं। फिर वॉइस कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है। वह उसके दुश्मनों के साथ जुड़ने की वजह बताती है। तुम लोग मेरी संगति के खिलाफ थे। तुम्हें नेचर और क्रिएचर्स को बर्बाद कर दिया था। मैं एक एक करके इन सभी को आज़ाद करूंगी। तुमने इस दुनिया के साथ गलत किया। ये क्रिएचर्स हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि उनके शरीर में रेडिएशन है। वे जब इस धरती से वे इंसानों को मारना चाहते हैं तो तुम उन्हें अपना साथी कैसे मान सकती हो। वह कहती है तुम गलत हो। हम सदियों से साथ रहते थे, सब कुछ बैलेंस में था। हमने उन्हें नहीं छेड़ा तो उन्होंने भी हमें नहीं छेड़ा। हमने उनका ध्यान रखा। अगर तुम उनके साथ बुरा करोगे तो क्या तुम ये सोचते हो कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे बिना अपने प्रोटेक्शन के? ये हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। वह यह वादा करती है कि वह सभी क्रिएचर्स को आज़ाद करेगी और फिर वह, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें बचा रहा है इस मॉन्स्टर से। सेना, आर्मी, ऑर्गेनाइजेशन है। हमें इसे लॉन्च करना ही होगा ताकि इस क्रिएचर को वहीं मारा जा सके। हमें गॉडजिला को भी इसके साथ मारना पड़ेगा। वे फेंक देती है। जब घाव ठीक करने आया, यह जगह बहुत ज़्यादा रेडिएशन वाली थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां क्रिएचर्स अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते थे। डॉक्टर एक सुझाव देता है, अगर यहाँ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए तो गॉडजिला तेज़ी से ताकतवर हो जाएगा। डॉक्टर खुद न्यूक्लियर कैप्सूल को लेकर गॉडजिला के पास जाता है। इस दौरान बाकी टीम पीछे हट जाती है ताकि वे दूसरी बार छूता है और कहता है गुड बाय। फिर एक भारी एक्सप्लोजन ब्लास्ट होता है और समुद्र के नीचे सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन गॉडजिला को इससे ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है। वो वापस से फुल रिचार्ज हो जाता है। एमा की बेटी एक माइक्रोफोन से उस डिवाइस को जोड़ देती है। वह फ्रीक्वेंसी चालू कर देती है जिससे गॉडजिला के जख्म बहुत जल्दी बर्निंग गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हम एमा और उसकी बेटी और उसके एक्स हस्बैंड को देखते हैं। एमा अपने डिवाइस को चालू करती है ताकि बाकी क्रिएचर शांत हो सके, लेकिन किंग गिडोरा अब भी उसी के पीछे भागता है। इसी बीच ऑर्गेनाइजेशन और सेना यानी आर्मी वाले सभी लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। किंग गिडोरा एमा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ गॉडजिला उसे रोकने आ जाता है। अब गॉडजिला और किंग गिडोरा के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। किंग गिडोरा के अटैक्स अब सारी ताकतें थी, सारी एनर्जी ब्लास्ट थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले सभी चीज़ें थी। वो किंग गिडोरा वो गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला पे बिल्कुल बेअसर थी और बर्निंग गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ एंड उसकी सारी ताकतें एंड उसके न्यूक्लियर पल्सेस वाले अटैक सब कुछ किंग गिडोरा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। वह आराम से उसे हरा देता है एंड उसे ख़त्म कर देता है। अंत में गॉडजिला उसे ज़ोर से ये हम देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स धीरे धीरे गॉडजिला के सामने झुकने लगे थे क्योंकि वह उसे अपना नया किंग ऑफ द मॉन्स्टर मान चुके थे। क्योंकि अब गॉडजिला ही इस जगह का असली राजा था। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो मूवी की शुरुआत होती है सबसे पहले काफ़ी सालों बाद हॉलोवर्ड से, मतलब प्रीवियस मूवी के इवेंट के कुछ सालों बाद हॉलोवर्ड से, जहाँ पर जो कॉन्ग है वो शिकार कर रहा होता है कुछ बड़े बड़े डायनासोर्स टाइप पर कुछ मॉन्स्टर का, ठीक है। तो उनका शिकार करता है, फिर उन्हें मारकर खा जाता है। परंतु वहीं हम देखते हैं कि उसके पास आता है कोई छोटा सा टाइटन, आई गेस इसका नाम डक है, और वो कॉन्ग से उसका शिकार चुरा लेता है। तो जो कॉन्ग है वो दानवीर बन जाता है। दानवीर कॉन्ग उसे कुछ बोलता नहीं है, जान ले जा बच्चे। तभी हम देखते हैं कि जो कॉन्ग है उसके दांत में थोड़ा दर्द भी होता है, और तभी उसे अचानक आवाज़ आती है उसी की तरह एक किसी मॉन्स्टर की। तो वो जाकर देखता है तो वो एक मेंढक होता है। तो हाँ, यहाँ पर कॉन्ग के साथ प्रैंक हो गया। यहाँ पर ये सभी चीज़ें कर रहा था कॉन्ग। वहीं पर जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि जो अर्थ है, अब अर्थ का जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ पर है गॉडजिला। और जो गॉडजिला है यहाँ पर अर्थ में जो भी टाइटन अर्थ पर अटैक करता है, जो गॉडजिला है वो उसका सामना करके उसे हराता है। जैसे रिसेंटली यहाँ पर अभी स्काइला नाम का जो टाइटन है वो अर्थ में एक जगह पर अटैक कर रहा होता है, तो इसको रोकने के लिए और इसे ख़त्म करने के लिए आ जाता है वहाँ पर गॉडजिला। और जो गॉडजिला है वो वहाँ पर आता है और स्काइला को मतलब अपनी एटॉमिक ब्रेथ के ज़रिए उसके टुकड़े टुकड़े करता है, उसको बीच से फाड़ देता है, मतलब विस्फोट कर देता है, उसका निस्तो नाबूद ख़त्म कर देता है उसको, ठीक है। और जो गॉडजिला है उसको निपटाने के बाद अब वो रोम के कोलोसियस में आराम करता है और मज़े लेता है वो भी ज़िंदगी के। वहीं हम देखते हैं कि जो मोनार्क वाले हैं, मोनार्क स्टेशन में उनको कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं उनको हॉलोवर्ड से। और वहीं पर हम देखते हैं जो जिया है वो भी कुछ चीज़ों को सेंस कर पा रही है। जिया जो है वो स्कल आइलैंड की ईवी कबीले की एक लास्ट बची हुई मेंबर है, ठीक है। और उसे कुछ विजन आ रहे होते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड या कुछ भी कह लो, बट फ्यूचर या पास्ट से रिलेटेड कुछ भी कह लो, बट उससे कुछ विजन आ रहे होते हैं जिनको वो अपने डेस्क पे ड्रॉ करती है। वहीं हम देखते हैं डॉक्टर आइलीन को, जो कि अब हाँ, तो डॉक्टर आइलीन है, उन्होंने जिया को गोद ले लिया है। और डॉक्टर आइलीन कौन है? डॉक्टर आइलीन हेड है कॉन्ग रिसर्च डिपार्टमेंट की, ठीक है। और वहीं पर जो जिया है उसका जिया नहीं लग रहा है अर्थ पे, क्योंकि उसे चिंता हो रही है कॉन्ग की। अब हाँ, कॉन्ग के दांत में दर्द है और इसको पहले से ही पता लग गया, मतलब हाँ वही है सेंसेस, ठीक है। वहीं पर जो आइलीन है हम देखते हैं कि वो जाती है बर्नी के पास। अब ये बर्नी कौन है? देखो ये बर्नी है वही पिछली मूवी का हैकर, ठीक है। अब ये उसे बताती है कि जिया ने जो ड्राइंग्स बनाई हैं और जो साइन जो सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं वो साइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें हॉलोवर्ड से आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो बर्नी है वो बोलते हैं इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। कारण वही है कि मैंने मेका गॉडजिला को हराने में काफ़ी तुम्हारी मदद की, मेरा एक अहम हाथ था उसमें, बट जो मोनार्क वाले हैं उन्होंने इस बात को कहीं मेंशन ही नहीं किया। तो मुझे गुस्सा इस बात का बहुत ज़्यादा, और एक ही शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे भी अपने साथ हॉलोवर्ड ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो कॉन्ग है उसको दांत में बहुत दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो ऊपरी सतह पर धरती में आ जाता है। वहीं पर बुलाया जाता है फिर ट्रैपर को, जो कि डॉक्टर है टाइटन्स का, जी हाँ। और वो लाता है एक बहुत बड़ी क्रेन जिसकी मदद से वो कॉन्ग का दांत निकालता है, हाँ एक क्रेन से, और फिर उसको एक नकली दांत भी लगा देता है। वहीं जो बर्नी है वो को आकर बताता है कि ये जो सिग्नल है इनका मतलब है हेल्प, और ये जो सिग्नल है वो गॉडजिला के पास भी चले जाते हैं। फिर जो गॉडजिला है वो जाता है फ्रांस में, और वहाँ पर वो एक न्यूक्लियर परमाणु प्लांट का पर आक्रमण कर देता है और वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, एनर्जी को सोखने लग जाता है। ऑब्वियसली वो अपने आप को चार्ज अप कर रहा था आगे आने वाली बैटल के लिए। जो आइलीन है वो ट्रैपर बर्लिन के साथ और एक सोल्जर को लेकर चली जाते हैं हॉलोवर्ड पे, और वहीं पर जो जिया है वो भी उनके साथ चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हॉलोवर्ड में आते ही यहाँ पर जो एक मोनार्क स्टेशन है वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया है किसी टाइटन ने। और यहाँ पर जो कॉन्ग है वो भी अपनी शिकार वाली जगह पर जब वापस आता है तो वह देखता है एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है वहाँ पर, और ऑब्वियसली वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस छेद में कूद जाता है। अब जब वो वहाँ कूदता है तो वो पाता है उसकी प्रजाति के बहुत सारे कंकाल वहाँ पर है, जिसको देख के वो हैरान होता है और आगे चलता है। आगे जब वो जाता है तो वह वहाँ पर पाता है अंदर एक पूरी दुनिया ही है यार। इसको देख के वो हैरान हो जाता है। मतलब हाँ, गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी में नार्निया वाला सीन हमें देखने को मिलता है। बट आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्ग है वो पाता है उसकी प्रजाति के काफ़ी सारे जो लोग हैं या फिर टाइटन्स है वो यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पर वो देखता है एक बच्चे को, एक बेबी कॉन्ग जिसका नाम है सुको। अब वो आता है और कॉन्ग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बट सुको निकला, उसने कॉन्ग के हाथ पे काट दिया।
अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो 3 एप्स है वो आकर अटैक कर देते हैं कॉन्ग के ऊपर। अब ऑब्वियसली कॉन्ग उनको बुरी तरीके से मारता है और जब वो गिरने वाले होते हैं खाई में तो वो उन्हें बचा लेता है क्योंकि उसको कोई पंगा नहीं चाहिए था, ठीक है। पर बचाने के बाद भी वो आक्रमण कर देते हैं कॉन्ग पे, जिस वजह से कॉन्ग उन्हें फेंक देता है फिर से खाई में। ऑब्वियसली जाओ मरो, मेरे को क्या है, क्यों। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जो कॉन्ग है वो सूको को बोलता है बेटा मेरे साथ चल, तुम मज़े करेंगे अपन। तो सूको उसके साथ चला जाता है, वहीं हम देखते हैं उनके साथ जो हम देखते हैं यहाँ पर जो उनकी पूरी टीम आई थी हॉलो अर्थ में, ईवी एंड उनकी पूरी टीम, ईवी नहीं आइलिन, सॉरी इसका नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा वीडियो में, क्या करूँ। आइलिन और उसकी टीम आई थी, उसमें जो एक सोल्जर था उसको एक बड़ा पेड़ खा लेता है, हाँ एक पेड़ उसको खा लेता है। परंतु इन सभी चीज़ों में कुछ तो अच्छा होता है, इन्हें मिलते हैं एक बहुत पुरानी सभ्यता के निशान। नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, ये कोई यहीं की पुरानी सभ्यता थी और यहाँ पर उन्हें मिलता है मोथरा का एक मंदिर भी, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ह्यूमन रहते हैं और वो यहाँ पर उसकी पूजा करते थे। और देन वो उस जगह को भी फाइंड कर लेते हैं जहाँ से वो सिग्नल्स आ रहे थे उनके पास। परंतु सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सूको। जो सूको है वो जानबूझ के कॉन्ग को उस जगह में लेके जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइटन रहता था, और जो सूको है वो तो सुमड़ी से निकल जाता है, परंतु अब कॉन्ग को उस बड़े सांप नुमा टाइटन से बैटल करनी पड़ती है। तो सूको वहाँ से भाग जाता है, परंतु तभी वहाँ पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी आती है और वो देखता है कि कॉन्ग ने उस टाइटन को बहुत जल्दी मार के निपटा दिया। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अब इन्हें भूख लगी है तो ये खाना खाने बैठ गया है। कॉन्ग ऑब्वियसली उसी को खाया इसने जिसको अभी इसने मारा, टाइटन। तो यहाँ पर जो सूको है उसको भी भूख लगी होती है, तो जो कॉन्ग है वो अपने हिस्से से कुछ खाना सूको को दे देता है। तो सूको को उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि ये अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा टाइटन है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें तो दोस्ती हो जाती है, परंतु वहीं हम देखते हैं कि जो गॉडजिला है वो टाइमन नाम के टाइटन के इलाके में जाता है जो कि स्पेसिफिक अटलांटिक ओशन में कहीं पर होता है। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा नेचुरल रेडिएशन का भंडार होता है, इसलिए वहाँ पर गॉडजिला जाता है। परंतु उससे पहले बैटल करनी पड़ती है टिमाट नाम के एक बहुत बड़े टाइटन्स, और इनके जो बीच जब बैटल होती है तो ऑब्वियसली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करके उसको बीच से फाड़ देता है, मतलब चीथड़े उड़ा देता है, उसको विस्फोटक तरीके से उसका विनाश कर देता है और ऑब्वियसली उस नेचुरल रेडिएशन के भंडार को सोख लेता है और पावरफुल बन जाता है। वहीं हम देखते हैं जो आइलिन है और उसकी पूरी टीम है उनको काफ़ी सारे लोग मिलकर घेर लेते हैं और अपनी रानी के पास ले जाते हैं। अब ये कोई और नहीं थे, ईवी कबीले के ही लोग थे जो कि आपस में टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं, यानी कि बिना बोले मन ही मन में बात करते हैं। और यहाँ पर जो ये जगह है यहाँ पर अपन देख पा रहे हो कि आसपास बहुत सारे पोर्टल लगे होते हैं, और जो जिया है वो इनसे बात करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो सिग्नल तुम्हारे लिए नहीं थे, वो गॉडजिला के लिए थे। और यहाँ पर जो सूको है वो भी अपनी बस्ती में कॉन्ग को ले जाता है और दिखाता है उसे अपनी बस्ती। परंतु वहीं हम देख पा रहे होते हैं कि जो कॉन्ग है वो हैरान हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसके प्रजाति के तो यहाँ पर बहुत सारे थे, परंतु उन सभी को जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिया गया था। जी हाँ, गुलाम, और उनसे गुलामी करवाई जा रही थी। पूरी तरीके से KGF वाली फीलिंग आ रही है। बट फिर तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और कॉन्ग को बोलता है भाई टाइम पास क्या कर रहा है, काम कर बेटा काम कर। तो ऑब्वियसली कॉन्ग ने एक पंच मारा और वहीं पर वो गार्ड चित्त हो गया। फिर से KGF वाली फीलिंग आ रही है। परंतु खैर फिर अपनी प्रजाति के लोगों का ऐसा बुरा हाल देखकर और सूको उसका दोस्त है तो इमोशनल होकर यहाँ पर जो कॉन्ग है वो ललकारता है अपने इनके राजा को कि कौन है जो इन्होंने गुलाम, मतलब कौन है जो इन्हें गुलाम बना के रखा है। तो आता है स्कार किंग, और स्कार किंग की एंट्री यहाँ पर होती है। जो स्कार किंग है वो एक अलग प्रजाति का बंदर ही था और वो इन सभी पे राज करता था। जब वो आता है सभी के सभी कॉन्ग की प्रजाति के जो टाइटन है वो उसके सामने झुकते, परंतु कॉन्ग नहीं झुकता, ठीक है। तभी जो स्कार किंग है वो कॉन्ग के नकली दांत को देखकर हंसने लगता है ज़ोरों शोरों से और सूको को धमकी देने लगता है कि तुमने एक स्ट्रेंजर को कैसे लाया यहाँ पर। और उसको बचाने के लिए यहाँ कंफर्म नहीं है बट शायद सूको की मदर आगे आती है, परंतु जो स्कार किंग है वो उसे फेंक देता है लावा में और उसे ख़त्म कर देता है, जिससे सूको रोने लगता है। कॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फाइट हो जाती है शुरू। हाँ, फिर से KGF वाली फीलिंग आ रही है। बट देखो फिर जब इन दोनों में फाइट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने सूको की माँ को, शायद वो माँ नहीं थी परंतु उसको बचाने के लिए आई थी, तो देखो कुछ ना कुछ हम अटैचमेंट मान ही सकते हैं। अब यहाँ पर इसका बदला तो कॉन्ग लेगा, तो यहाँ पर अब कॉन्ग और स्कार किंग के बीच में फाइट होने लगती है। हाँ, यहाँ पर जो कॉन्ग है वो स्कार किंग के पे भारी पड़ने यहाँ पर जो कॉन्ग है वो स्कार किंग पे भारी पड़ने लगता है, परंतु स्कार किंग चंट है वो अंदर जाता है और जो टाइटन शिमू है वो हमें दिखाया जाता है। और जो टाइटन शिमू है उसको स्कार किंग एक क्रिस्टल की मदद से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और ऑब्वियस वो शिमू के ज़रिए अटैक करता है यहाँ कॉन्ग पे, जिससे जो कॉन्ग है वो उसकी
आइस ब्रेथ को रोकने की कोशिश करता है अपनी कुल्हाड़ी से, परंतु वो गिर जाती है, जिस वजह से कॉन्ग का हाथ पूरे तरीके से जम जाता है। कॉन्ग समझ गया था कि वो शीमू से नहीं जीत सकता, इसीलिए यहाँ पर जो सूको है वो उसे बताता है गुफा के बारे में। तो कॉन्ग उस गुफा के माध्यम से वहाँ से भाग जाता है, निकल जाता है बच के। वहीं जो स्कार किंग है वो उसकी कुल्हाड़ी को ले लेता है एज अ प्राइड, एज अ विनर, ठीक है, और मतलब हल्ला मचाने लगता है कि जीत गया। वहीं जो आइलिन है उसको मिलता है एक टेम्पल, जिसमें कि वो देखती है स्कार किंग की हिस्ट्री की। जो स्कार किंग की प्रजाति के लोग हैं उन्होंने पहले भी शीमू को कंट्रोल करके अर्थ पर मतलब अपना रूल करने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ पर जो गॉडजिला है उसने शीमू मतलब गॉडजिला की प्रजाति ने शीमू की प्रजाति को सील कर दिया था हॉलो अर्थ में ही। परंतु अब आज के टाइम में जो स्कार किंग है वो ज़्यादा पावरफुल बन गया है, किसकी वजह से? उसके पास शीमू है, और यहाँ पर जो गॉडजिला उसकी प्रजाति भी ऑलमोस्ट लुप्त हो गई है, बस एक ही गॉडजिला बचा है, ठीक है, वो भी अर्थ पे है। तो जो गॉडजिला है वो अकेले तो नहीं जीत सकता शीमू के अगेंस्ट, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मोथरा की, और जो मोथरा है उसको ज़िंदा करने के लिए, मतलब उसको वापस से इन लाइफ में लाने के लिए भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग किसी जो ईवी कबीले का कोई लोग होगा, पर्सन होगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और बताया जा रहा है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सभी लोग कि वो जो पर्सन है वो है यहाँ पर जिया। अब जो जिया थी देखो वो यहाँ पर घुल मिल गई थी सभी लोगों से, और ऐसा बोला जा रहा था कि जिया चाबी है मोथरा को वापस से ज़िंदा करने की। परंतु यहाँ जो जिया थी उसके लिए जो उसकी मदर है जिसने उसे गोद लिया है वो थोड़ा टेंशन आ गई थी कि यार कहीं मेरी बच्ची मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि यहाँ पर उसके अपने लोग हैं और उसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई थी, और होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। परंतु वहीं पर जो कॉन्ग है वो जिया को सेंस करके वहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके पीछे कोई एप भी आया होता है, और कॉन्ग को कुछ पता सता नहीं लगता है कि उसका पीछा भी हो रहा है। परंतु यहाँ पर जो वो एप है वो इस जगह को देखता है, यहाँ पर पोर्टल देखता है और जाकर सब स्कार किंग को बता देता है। वहीं हम देखते हैं जो गॉडजिला है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है, पिंक गॉडजिला में बदल चुका है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है इतनी सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, नेचुरल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद। और जो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फिर से कॉन्ग जो कि अभी आइलिन की टीम के साथ था, और आइलिन की टीम का एक मेंबर यानी कि वो डॉक्टर साहब अपने वो देखते हैं कॉन्ग का हाथ पूरी तरीके से थोड़ा हार्म हो चुका है, जिस वजह से वो बड़ी ही खुशी के साथ बुलाते हैं उस बड़े रोबोटिक हाथ को जो वहीं पर मोनार्क के स्टेशन में अवेलेबल था, जो कि एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी गॉटनेट लग रहा था, और वो कॉन्ग को दिया जाता है, और कॉन्ग का एक पावर अप होता है, और कॉन्ग को भी ये हाथ बहुत पसंद आता है। वहीं जो सूको है वो आकर बताता है कि यहाँ पर जो स्कार किंग है वो अटैक करने वाला होता है, जिस वजह से जो कॉन्ग है वो पोर्टल के माध्यम से पहुँचता है इजिप्ट में, और वहाँ पर आकर वो मांगने लगता है गॉडजिला से हेल्प, और वहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है। परंतु गॉडजिला को लगता है कि ये उसे बैटल के लिए ललकार रहा है, तो जो गॉडजिला है वो पूरी बात को गलत समझ लेता है और अटैक करने लग जाता है यहाँ पर कॉन्ग पे। कॉन्ग पहले खुश होता है, बट जब गॉडजिला उसकी तरफ आने लगता है तो वो बोलता है अरे रुक जा भाई रुक जा, फाइट करने के लिए नहीं बुला रहा था तेरे को। परंतु इतने में जो गॉडजिला है वो उसे एक स्पेयर दे देता है, और अपने आप का बचाव करने के लिए मजबूरी में ही सही, परंतु गॉडजिला के अगेंस्ट कॉन्ग को फाइट करनी पड़ती है। सुपरमैन पंच लगता है यहाँ पर गॉडजिला को, जिससे गॉडजिला चित्त हो जाता है थोड़ी देर के लिए और धरती पर गिर जाता है। तो वो जो कॉन्ग है वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल की तरफ ले जाना चाहता है ताकि वो मेरे साथ चले, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था कॉन्ग की। परंतु इस पर जो गॉडजिला है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था कि मेरी शान में गुस्ताखी। तो जो गॉडजिला है वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ का उठकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ का तो जो गॉडजिला है वो उठ खड़ा होकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करने लगता है कॉन्ग पर। कॉन्ग को नीचे लेटा देता है और उसके मुंह पर एटॉमिक ब्रेथ फेंक कर उसे मारने वाला था। तभी वहाँ पर पोर्टल से आ जाती है मोथरा, जिसको कि जिया ने जिंदा कर दिया था, और वो पोर्टल के माध्यम से यहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों की बैटल रुकती है कि क्या कर रहे हो तुम, आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो फिर समझाता है जो कॉन्ग है, वो बोलता है यार इसको बोलो यार, मैं तो हेल्प मांगने आया था। तो जो मोथरा है वो गॉडजिला को समझाती है कि सिस्टम ऐसा ऐसा, ये तेरी मदद मांगने है, तेरे से फाइट करने नहीं आया है। और ऑब्वियसली यहाँ पर गॉडजिला पिघल जाता है, क्योंकि वो मोथरा को मना कैसे कर सकता है। तो फिर बोलते हैं वो चलो, तो वो पोर्टल के माध्यम से सीधा पहुँच जाते हैं हॉलो अर्थ, और वहाँ पर पहुँचते ही फाइट शुरू हो जाती है गॉडजिला, मोथरा, कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग एंड शीमू की, क्योंकि शीमू एंड स्कार किंग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो इन दोनों के बीच इन सभी टीमों के बीच आपस में बैटल होने लगती है। तो इन सब में आपस में बैटल होने लगती है, परंतु पोर्टल के ज़रिए ये किसी प्रकार से गिर जाती है पोर्टल के अंदर, और वो पोर्टल खुलता है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में पहले पहुंचते हैं शीमू, स्कार किंग, और वहीं पर फिर आते हैं वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला। परंतु इन सभी गिरागिरी में जो कॉन्ग है उसकी जो कुल्हाड़ी है वो हॉलो अर्थ पर ही रह जाती है। और हम देखते हैं कि जब ये ब्राज़ील में पहुँच जाते हैं तो जो स्कार किंग है वो शीमू से कहता है कि शीमू पूरा जो यहाँ का वेदर है उसको ठंडा कर दो और आइस से उसको स्टार्ट कर दे। तो शीमू बिल्कुल ठीक वैसा ही करने लगती है और वहाँ पर वो वेदर चेंज करने लगती है। परंतु
इस चीज़ को जो कॉन्ग एंड गॉडजिला है वो रोकना चाहते हैं। तो जो कॉन्ग है वो अटैक करता है स्कार किंग पे और एक पंच मारता है उसको, एक बहुत ही खतरनाक पंच, जिससे जो स्कार किंग है उसका दांत निकल जाता है और अब कॉन्ग उस पर हंसता है। और जो गॉडजिला है वो यहाँ पर शीमू को संभाल रहा था, परंतु अब जो गॉडजिला है वो पड़ जाता है यहाँ पर स्कार किंग के पीछे, उसको एटॉमिक बैट से उसको अटैक करने लगता है। और यहाँ पर जो शीमू है उसका सामना कर रहा था कॉन्ग। तो वहाँ बचते बचते ये सब आपस में बैटल कर रहे थे, परंतु तभी यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एंट्री होती है सूको की, जो कि यहाँ पर कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे स्कार किंग कंट्रोल कर रहा था शीमू को। तो अब शीमू स्कार किंग के कंट्रोल से बाहर है और अब स्कार किंग चारों तरफ से घिर चुका है, जिस वजह से कॉन्ग उसे पकड़कर बहुत पीटता है और फिर जो शीमू है वो उसे जमा देता है और फिर जो कॉन्ग है वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको तोड़ देता है और फोड़ देता है, उसको मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म कर देता है उसको, मतलब ख़त्म ही कर दो अब। तो ये सब चीज़ें हो जाती है और यहाँ पर गॉडजिला और किंग कॉन्ग जीत जाते हैं। शीमू आज़ाद हो एंड हैप्पी एंडिंग, ठीक है जी। और अगर आपको थोड़ा और जानना हो तो यहाँ जो गॉडजिला है फिर वो आराम से अब अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ करता है और आसमान को फिर से साफ़ कर देता है और जाकर रोम में कोलोसियम में आराम से सो जाता है, जैसे वो पहले रेस्ट कर रहा था। वहीं पर जो जिया है वो भी छोड़कर चली जाती है हॉलो अर्थ को, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ रह जाती है जिसने उसे गोद लिया है, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर जो सूको, कॉन्ग और शीमू है वो वापस से हॉलो अर्थ में आ जाते हैं और वहाँ पर अच्छे से जीवन यापन करने लग जाते हैं और कॉन्ग की बिरादरी को भी गुलामी से निकाल लेते हैं। तो अब वही हैप्पी एंडिंग। तो यार देखो पूरी मूवी एक्सप्लेन हो चुकी है, 20 मिनट अप्रॉक्स रिकॉर्डिंग में तो लगे हैं इतने, हालांकि 1 घंटा लगा क्योंकि मैं इसको पहले भी रिकॉर्ड कर चुका था, परंतु फिर ये सेव ही नहीं हुई। यप, मुझे पूरी ये फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक करके जाना। और हाँ बस यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को भी श्योर आप सब्सक्राइब करें। मैं साहिल कपूर, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज मूवी के बारे में। ये मूवी जब आई थी तो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे ही एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मूवी है ये स्टार्ट होती है प्रीवियस मूवी वेनम के 3 साल बाद और हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि अब जो एडी ब्रॉक है और वेनम है ये दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि एडी वेनम का होस्ट था। बेसिकली जो वेनम है वो एक एलियन सिम्बियोट है जिसे जिंदा रहने के लिए एक ह्यूमन होस्ट की आवश्यकता होती है। अब प्रीवियस मूवी में ये अच्छे दोस्त बन गए थे तो अब इनकी दोस्ती यहाँ पर बरकरार रहती है, पर ऑब्वियसली जो वेनम है वो एक एलियन है और अर्थ की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसे भी बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यहाँ पर जो एडी है वो उसे सब चीज़ों के बारे में बताता है और ये साथ में कुछ मज़े तो कर रहे होते हैं, बट जो वेनम है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल कभी हो जाता है, पूरे लोगों को खाने की कोशिश करता है, जिस पर एडी उसे ये करने से मना करता है। फिर इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एक दिन क्लिंटस कैसिडी नाम का एक सीरियल किलर होता है, ठीक है। वो
बोलता है सभी जो पुलिस वाले होते हैं उन सभी को कि वो अपना इंटरव्यू देना चाहता है एडी ब्रॉक नाम के एक पत्रकार को, ठीक है, एक जर्नलिस्ट को। क्योंकि देखो जो यहाँ वो क्लिंटस कैसिडी था उसने काफ़ी सारे लोगों को मार रखा था, वो एक सीरियल किलर था और वो नहीं बता रहा था कि उसने कितने लोगों को मारा है और उन सबको कहाँ दफनाया है। तो वो बता रहा था कि मैं इन सब चीज़ों को बता दूंगा, पर यहाँ पर एडी ब्रॉक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मैं उसे ही सब कुछ बताऊंगा। तो इस पर पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और एडी ब्रॉक भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो क्लिंटस कैसिडी था उसकी पर्सनल लाइफ भी एडी ब्रॉक की जैसी ही थी, तो इसीलिए वो उससे मिलकर उससे बातचीत करके उसका दोस्त बनना चाहता था। बट जो एडी ब्रॉक है वो उससे बातचीत करने में दिलचस्प नहीं था और उसका दोस्त तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वो देखता है कि उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी अपने दीवार पे या कहीं पर अरे परे, तो जो एडी ब्रॉक है वो वहाँ से उन पेंटिंग्स को लेकर चला जाता है और उन सभी चीज़ों को एनालाइज करने लगता है वेनम की मदद से और फाइंड कर लेता है कि जो क्लिंटस कैसिडी है उसने उन सभी लोगों को जिनको उसने मारा था उन्हें उसने कहाँ दफना के रखा है। अब ये सब चीज़ें बाहर निकलने के बाद जो एडी ब्रॉक है उसका बहुत नाम होता है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था, तो वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट बन जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ जो क्लिंटस कैसिडी है उसे इस वजह से जेल में तो वो था ही, ऑब्वियसली उसको फांसी की सज़ा हो जाती है जिससे कि उसे अब मार दिया जाता है, मतलब मारने वाले होते हैं क्योंकि उसने इतने घिनौने अपराध कर रखे हैं, जिससे जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, मतलब गुस्से में आ जाता है, आग में फूला हो जाता है और लेटर लिखता है, एक लास्ट पत्र लिखता है एडी ब्रॉक को कि मरने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता है। और एडी ब्रॉक भी उसकी बात को मान लेता है और चला जाता है उससे मिलने जेल में, जहाँ पर जेल में जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में उसे बहुत सारी गालियां दे देता है, जिससे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वेनम है वो गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। अब जिस पर एडी ब्रॉक बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सबके सामने से बाहर आकर किसी को नहीं मार सकता, गलत बात है ये, उसके लिए उसने मना भी किया था उसे। सो यहाँ पर जो क्लिंटस कैसिडी होता है वो जोर से एडी ब्रॉक के हाथ में काट लेता है। अब एडी ब्रॉक तो वहाँ से चला जाता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं जो क्लिंटस कैसिडी है उसने जब जोर से उसे काटा था तो वेनम का कुछ हिस्सा उसके पास आ गया था। अब इससे एक बहुत हम देखते हैं कि घर में जब वेनम और एडी ब्रॉक जाते हैं तो उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है क्योंकि एडी ब्रॉक ने वो सब चीज़ें जो उसने वहाँ जेल में की वो करने से सख्त मना किया था वेनम को, जिस पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, जिस पर जो वेनम और एडी ब्रॉक है उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है और वेनम एडी ब्रॉक को छोड़कर किसी और इंसान के शरीर में चला जाता है। इस तरीके से अपने होस्ट बदलकर आज़ादी से जीने लगता है। एडी ब्रॉक भी वेनम से दूर होकर अब खुश हो गया था। बट वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेल में जो अब यहाँ पर कैसिडी है उसको मारा जा रहा था जहर देके, या पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा था, पर तभी उसके अंदर जो सिम्बियोट था, सिम्बियोट का भाग, वेनम का भाग वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरे तरीके से अपना एक रूप ले लेता है, पूरा एक बड़ा सिम्बियोट बन जाता है और तबाही मचा देता है वहाँ पर। और वहाँ से कैसिडी और खुद अपने साथ मतलब उसको भगाकर वहाँ से फरार कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करके, जिस पर कैसिडी उसका नाम रखता है कार्नेज, जो कि उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो कैसिडी को जेल से भगा लेता है, जिस पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत विध्वंस मचा था और जो कैसिडी है उसे नाम देता है यहाँ पर कार्नेज का, जो कि उस सिम्बियोट को भी बहुत पसंद आता है। पर अब उनका एम ये था दोनों का कि वो एडी और वेनम दोनों को मारेंगे और अकेले इस दुनिया पे राज करेंगे। तो प्लान बहुत अच्छा था, परंतु पहले यहाँ पर जो कैसिडी है, क्लिंटस कैसिडी, वो फ्रांसिस को छुड़ाना चाहता था। देखो जो फ्रांसिस है वो बचपन में उसके साथ रहती थी, बचपन में जब ये दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पर जो कैसिडी है उसकी मानसिक हालत बचपन से ठीक नहीं थी, तो उन्हें एक प्रकार के स्पेशल स्कूल में रखा जाता था जहाँ पर उसी के जैसे बच्चे थे। तो वहाँ पर उसकी दोस्त बनी फ्रांसिस, जो कि उसी की तरह थी। हालांकि जो फ्रांसिस है उसकी एक स्पेशल पावर ये थी कि वो बड़ी चीख लगा सकती थी, यानी बड़ी आवाज़ें निकाल सकती थी, जैसे कि मतलब सोनिक साउंड्स को वो मुंह से निकाल सकती थी। जो कैसिडी है पहले उसे आज़ाद करवाना चाहता है, पर वो देखता है कि उस स्कूल में अब वो नहीं है क्योंकि उसे एक जगह पर ले जाया गया था, रेवेंडन क्रॉफ्ट में, ठीक है। अब वहाँ पर स्पेशल प्रकार का वो एक सीक्रेट मेंटल असाइलम है, ठीक है। अब वहाँ से काफ़ी बार उसने छुड़ाने की कोशिश की थी फ्रांसिस को, परंतु वो नहीं छुड़ा सका। पर अब उसके पास कार्नेज की ताकत है, तो वो एक बार फिर
वहाँ पर जाकर उसे छुड़ाना चाहता है। और साथ ही में ये भी सोचने लगता है, ये सभी चीज़ों के ऊपर भी वर्क करने लगता है कि जो कैसिडी होगा उसका अगला जो प्लान है वो क्या होगा, उसकी अगली चाल क्या होगी। फ्रांसिस को वहाँ से छुड़ा लेता है और वहाँ पर भयंकर तबाही मचती है। जो फ्रांसिस है वो भी अपनी आवाज़ की मदद से वहाँ पर तबाही मचाने लगती है, पर कार्नेज उसे चुप करवा देता है क्योंकि उसे इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि जो वैनम्स नहीं मतलब सिम्बियोट्स होते हैं, उन्हें इस प्रकार के सोनिक साउंड से बहुत दिक्कत होती है, ये इनकी वीकनेस होती है बेसिकली। और फिर वहाँ से निकलकर जो कैसिडी एंड फ्रांसिस है वो अपने बचपन वाले स्कूल में जाते हैं और उसको आग लगा देते। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है फ्रेडरिक मलीगन। बेसिकली ये जो पुलिस ऑफिसर है ये इंचार्ज है कैसिडी के केस का। तो जो कैसिडी है वो पूरे जो इलाका था, पूरा शहर है, उसमें इतनी तबाही मचा रहा था, तो जिम्मेदारी इसके ऊपर आती है सारी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो उठा लेता है यहाँ पर जो एडी ब्रॉक है उसको और जेल में ला देता है और उससे पूछताछ करने लगता है क्योंकि इसे शक है कि एडी ब्रॉक का उसके साथ कोई संबंध है। क्या पता एडी ब्रॉक ने उसे भागने में मदद की हो। तो एडी ब्रॉक के लाख समझाने पे भी वो नहीं मानता है, तो एडी ब्रॉक अपने लॉयर की डिमांड करता है और वहाँ पर आती है एना, एडी ब्रॉक की पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड। और जो एडी ब्रॉक है वो उसे अकेले में बताता है कि यार देखो मैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो तुम वैनम को ढूंढो क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, चाहे वो यहाँ पुलिस स्टेशन से निकलने के लिए हो या फिर कार्नेज जो वो कैसिडी आज़ाद घूम रहा है उससे बचने के लिए। तो वैनम को ढूंढो क्योंकि वो मुझसे झगड़ा करके चला गया है कहीं। वहीं हम देखते हैं जो वैनम है उसके हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, एडी से अलग हो गए क्योंकि कोई अनदर ह्यूमन होस्ट उसके लिए सूटेबल था ही नहीं। और जो एन है वो भी अपने अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ वैनम को ढूंढने में लग जाती है और वैनम को ढूंढ लेती है और वैनम का रूप लेके जाती है वो पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर तबाही मचाकर वो वहाँ से उठा ले जाती है एडी ब्रॉक को और वहाँ से आज़ाद करा देती है। फिर हम देखते हैं कि जो वैनम और एडी है फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ढूंढने में लग जाते हैं कैसिडी को। वहीं जो कैसिडी है वो फ्रांसिस के साथ शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भाई मंडप सजा लिया है, पंडित यानी प्रीस्ट भी उन्होंने बुला लिया है, फादर जो भी कुछ कहे सब कुछ बुला लिया है, परंतु उनकी शादी है उनमें वो 3 लोगों की बलि देना चाहते थे। पहला होगा एडी, दूसरा होगा वैनम और तीसरा होगा वो पुलिस वाला फ्रेडरिक मलेगन। क्योंकि देखो जो फ्रेडरिक मलेगन है उसने 3 साल पहले गोली मारी थी गलती से फ्रांसिस को, जो कि उसकी आंख में लगी थी और उसकी एक आंख चली गई थी, जिस वजह से जो फ्रांसिस है वो उस पुलिस वाले से बदला लेना चाहती थी और बदले में उसे निपटाना चाहती थी। तो जो ये सभी अब इनकी टीम बनी है विलन की, ये 3 बंदों को ढूंढना शुरू करते थे, एक वो पुलिस ऑफिसर, दूसरा वैनम, तीसरा एडी। तो जो कार्नेज और कैसिडी है वो पकड़ लेती है उस पुलिस वाले को, ठीक है। परंतु जो फ्रांसिस है वो जाती है एडी के घर, पर उसके घर में उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु उसे मिलती है एना की फ़ोटो। तो ऑब्वियसली वो एन के पीछे चली जाती है, उसको पकड़कर उठाकर ला देती है वहीं पर जहाँ पर इनकी शादी हो रही है। और वैनम और एडी को जब ये पता चलता है तो वो भी एन को बचाने के लिए चलते हैं और उनके साथ आता है डैन, हाँ वही नया बॉयफ्रेंड। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब बैटल की जगह पर पहुँच चुके हैं। एक तरफ है वैनम, एडी ब्रॉक एंड डैन, वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पर फ्रांसिस, कार्नेज एंड कैसिडी। सो यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। जो फ्रांसिस है वो उस पुलिस वाले के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए। वहीं पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्नेज और एडी है वहीं पर जो कार्नेज, कैसिडी, एडी एंड वैनम है उनके बीच में फाइट होने लगती है। और जो वैनम है हम देख पा रहे थे वो क्लियरली जो कार्नेज है उससे हारने ही वाला होता है, उसके बुरे हाल हो जाते हैं क्योंकि कार्नेज उस पर हावी हो जाता है। वो एडी से कहता भी है कि ये लाल वाला वैनम का वर्जन है, मतलब सिम्बियोट है जो ताकतवर होते हैं हमसे, तो ये मुझे मार भी सकता है, तो हमें कुछ तिकड़म लगा के इसे हराना पड़ेगा, ऐसे तो बेटा हम नहीं जीतने वाले। सो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जो फ्रांसिस है वो बीच में जब अपनी आवाज़ निकालती है उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ पर कार्नेज को, जिससे जो कार्नेज है वो मारने लग जाता है यहाँ फ्रांसिस को और उसको अपना दुश्मन बना लेता है। इसी पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्नेज और कैसिडी की बॉन्डिंग भी कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि कैसिडी नहीं चाहता वो फ्रांसिस को हर्ट करे। तो इन दोनों की बॉन्डिंग तो यहाँ पर कम वीक हो गई है, परंतु फिर भी ये दोनों अभी भी भारी पड़ रहे हैं वैनम और एडी के ऊपर। पर इसी बीच हम देखते हैं फाइट में यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में जो
कार्नेज है वो सभी को, मतलब एडी, वेनम एंड सभी को नॉकआउट करके जीत ही गया होता है, पर अब वो एडी को तड़पाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ एन को पहले मारना चाहता है, खाना चाहता है, जिस पर यहाँ पर फ्रांसिस है वो नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अब बहुत तबाही मचा दी, अब इसको रोको, कार्नेज को वो रोकने के लिए बोलती है, पर जिस पर कार्नेज बहुत गुस्सा होने लगता है और पहले फ्रांसिस को ही मारने लग जाता है, जिस पर यहाँ पर जो कैसिडी है वो बहुत नाराज़ होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वेनम एडी को बोलता है, वो अटैक कर देते हैं कार्नेज पे। नहीं, कार्नेज और वेनम में फिर से घमासान बैटल होने लगती है और किसी प्रकार से ये मजबूर कर देते हैं जो फ्रांसिस है उसको उसकी ध्वनि निकालने के लिए, आवाज़ निकालने के लिए, और जब वो ऐसा करती है तो वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन वहाँ पर होता है। कार्नेज कैसिडी से अलग हो जाता है और वेनम तुरंत ही उसे खा लेता है कार्नेज को, जिससे कार्नेज तो गया, वहीं पर जो कैसिडी की है वो भी निपट जाता है और इस पर यहाँ पर जो फ्रांसिस है वो भी एक बहुत ऊंचाई से गिर जाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा गिरता है और वो भी निपट जाती है वहीं पर। वहीं हम देखते हैं कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर एन बच चुकी है, वेनम बच चुका है, एडी बच चुका है और वो डैन भी बची गया है, न्यू बॉयफ्रेंड एन का। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सारे डिस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जानलेवा चोट यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को लग गई है, बट फिर भी वो बचा है क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट है। और इसी प्रकार से यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। बट वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एडी है और वेनम है वो अपने जहाँ पर जो एडी है वो इस शहर से बहुत दूर किसी और शहर में चला जाता है क्योंकि उस पर पुलिस केस हो गया था, क्योंकि जेल से वो भी भागा था, ठीक है। तो वो दूर अपने वेकेशन मना रहा होता है, परंतु तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और हाँ, ये सब हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से और ये हम सभी ने देखा था।